हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, यानी कि कुछ नियम जो है ऐसे हैं जो कि अगर आप केमिस्ट्री के पेपर देने जाएंगे तो वो नियम आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला नियम है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम लिखिए, उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग भी लिखिए। तो हेनरी का नियम क्या होता है बच्चों, ये आपको बिल्कुल जबान पर रटा होना चाहिए कि हेनरी का नियम हमारा क्या होता है। हेनरी हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम बनाया था। क्या नियम बनाया था कि इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो हेनरी के नियम के अनुसार यदि कोई हमारा जो है टेम्परेचर कैसा कांस्टेंट है, यानी स्थिर दाब पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, जो एम है यहाँ, ठीक है, यानी कि एम क्या है हमारा घुली हुई गैस, जो गैस घुल रही उसकी मात्रा, और पी क्या है, पी है हमारा प्रेशर, ठीक है, गैस का दाब। तो यहाँ पर उन्होंने नया फॉर्मूला बनाया था, एम प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि एम में अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस तो घुली गैस की मात्रा भी बढ़ेगी, और प्रेशर कम होगा तो घुली हुई गैस की मात्रा भी कम होगी, प्रेशर के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आप लिखा, यहाँ पर समानुपाती का यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, के एच क्या है, कांस्टेंट है, के यानी कि जो है के कांस्टेंट, एच क्या है, के एच लगाने का मतलब है एच यहाँ पर हेनरी के नाम से कांस्टेंट लगाया रहता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं एम इक्वल टू के एच, और ये डॉट पी यानी कि गैस का दाब। और यहाँ पर जो आपने संकेत यूज़ किए वहाँ पर आपको लिख सकते हैं कि एम इक्वल टू क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, पी क्या है, गैस का दाब है यानी प्रेशर है, और के एच क्या है, हेनरी नियतांक है, हेनरी कांस्टेंट पी है, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा हेनरी का नियम है। मोस्टली बच्चों 3 नंबर में पूछा जा सकता है, हो सकता है कभी कभी आपसे 5 नंबर में भी क्वेश्चन डाल दें। तो उसका कह रहा था फ्रेंड्स, हेनरी के नियम की सीमाएं। अभी तो ऊपर आपने हेनरी का नियम पढ़ा, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। किस पर लागू होता है, ये तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट है, निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है, यानी कि प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, और टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा, यानी कि निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। तीसरा, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ये किन गैसों पर लागू होता है, जो विलायक से क्रिया नहीं करते, केवल उन गैसों पर ये लागू होता है। तो ये हमारा हेनरी का नियम कहता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों केमिस्ट्री की क्लास 12th में, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। उसके फ्रेंड, इनके अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसका मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, गोताखोर के द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, शीतल पेय पदार्थ में भी इनका यूज़ होता है। और तीसरा, फेफड़ों की क्रियाविधि में भी इनका यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों केमिस्ट्री की क्लास 12th में, ये तो आपको समझ ली, बिल्कुल पढ़ के जाना, जवान पे आपके रटा होना चाहिए हेनरी का नियम, इनकी सीमाएं और इनके अनुप्रयोग, ठीक है। आगे तो आप बिल्कुल आपको तैयार करके जाना है, मुंह पे रटा होना चाहिए आपका। 3 से लेकर के 5 नंबर तो आपके कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे इससे, नहीं तो आपसे लघु में पूछेंगे, नहीं तो लघु में पूछेंगे, नहीं तो लॉन्ग में भी आपसे तब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो इस अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, ठीक है। उसका फ्रेंड दूसरा नियम है, राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम हमारा क्या होता है, उसकी सीमाएं बतानी। राउल्ट का नियम भी पूछ सकते हैं क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 12th का। तो इसमें आप बताएंगे राउल्ट का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस जो क्या होता है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय जो है उसको हम मिला देंगे, अवाष्पशील विलेय को, ठीक है, किसी विलायक में मिला देंगे तो जो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से आप राउल्ट का नियम को बता देंगे। और नियम आप लिख देंगे क्या है, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमारा जो है वो उनका नियम था, ठीक है। नियम का ये हमारा राउल्ट का नियम का सूत्र है, ठीक है। आगे फ्रेंड्स पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आप बना सकते हैं तनु विलयन कैसे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हम लोग क्या लिखा, केवल एन मान सकते हैं। तो अगर इसको केवल एन मान लें हम यहाँ, तो यहाँ इसकी जगह पर एन आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल एन आ जाएगा, तो यहाँ पर इसके लिए क्या रहेगा, कैपिटल एन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दूसरा नियम ये भी बन के आ सकता है। फिर यहाँ से आप देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, इसकी जगह पर हम लोगों ने लिखा विलियन में, ठीक है, गुणे कैपिटल एम अपॉन स्मॉल, गुणे कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये नियम है, ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नियम आपके एक ही जैसे हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही हैं ये। राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। पहला है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर यह लागू होता है, केवल डाइल्यूट विलयन जो होते हैं हमारे। तीसरा है, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। जो हमारे वाष्पशील पदार्थ होते हैं उनके विलयन पर भी ये लागू होता है। तीसरा है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। जो विद्युत अपघट्य के विलयन होगा उस पर ये लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यही हमारा था राउल्ट का नियम और उनकी सीमाएं। तो ये भी 5 नंबर की श्रेणी में पूछा जा सकता है, कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो है कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इसका अनुप्रयोग लिखिए। जितने भी मैंने आपको ये सब नियम बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है,
हर साल एक नया कोई ना कोई नियम आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। कभी कोलॉस का नियम पूछ सकते हैं, कभी राउल्ट का नियम, कभी हेनरी का नियम, ठीक है। तो कोई भी नियम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। तो कोलॉस का नियम हमारा क्या कहता है, देखिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब क्या है कि अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों को, ध्यान समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता क्या होगा, विलयन में उपस्थित धन आयन यानी पॉजिटिव आयंस तथा ऋण आयन यानी कि निगेटिव आयंस की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम NaCl ले लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCl लेते हैं, डेल एम इज इक्वल टू NaCl। यहाँ पर देखिए Na प्लस में होता है ब्रेक और Cl, यहाँ पर Na प्लस में ब्रेक होता है और Cl माइनस में ब्रेक होता है। तो इक्वल टू यहाँ लिखा डेल्टा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा डेल्टा एम यानी Na प्लस में ब्रेक हुआ प्लस डेल्टा एम Cl माइनस में, और कह क्या रहा था कि उपस्थित धनायनों, ये धनायन है तथा ऋणायनों यानी कि ये ऋणायन है, कि मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, कि मोलर चालकताओं के योग के बराबर, ये प्लस लगा हुआ है। इन दोनों की ये जो मोलर चालकता निकाल दी हमने ब्रेक करके, इन दोनों को मोलर चालकताओं को क्या करा, योग के बराबर होती है। क्या बराबर होती है, तो ठीक है, क्या बराबर होती है, मोलर चालकता, ये मोलर चालकता है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, धनायन और ऋणायन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, वो इसके बराबर आ गए। तो ये धनायन है और ये ऋणायन है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसकी मोलर चालकता के बराबर निकलेगा। तो यही हमारा कहता है कोलॉस का नियम, ठीक है। अनुप्रयोग इसके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इसका अनुप्रयोग कहता है कि पहला अनुप्रयोग क्या है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, ठीक है। पहला जो नियम है वो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में होता है। वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात होगी, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं, ठीक है। कोलॉस के नियम का ये पहला अनुप्रयोग है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वियोजन की कोटि, ठीक है, वियोजन की मात्रा भी बोल सकते हैं, वियोजन की मात्रा, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए कोटि। यहाँ पर हाँ कैसे लिखेंगे, डेल CM अपॉन डेल इनफाइनाइट एम, ये इनफाइनाइट आप लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। तो डेल CM अपॉन डेल इनफाइनाइट एम, ये इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, डेल CM जो आप देख रहे थे यहाँ पर क्या है, किसी सांद्रता C जो कंसनट्रेशन है, किसी सांद्रता C यानी ये C पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, ये ऊपर आप देख रहे हैं, नीचे क्या लिखा है, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। तो इन्हीं दोनों के अनुपात को ही तो हम लोग निकालते हैं, वियोजन की कोटि निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यही हमारा इन दोनों का मतलब, तो यही हमारे संकेतों का अर्थ था, देख लीजिए इसको, ये आपके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कोलॉस के नियम का वियोजन की कोटि ज्ञात करने में कैसे उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये उसका नियम था, ठीक। फिर फ्रेंड्स अगला नियम है हार्डी सूल्जे का नियम। हार्डी सूल्जे का नियम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। हार्डी सूल्जे का नियम हमारा कहता है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी कि कोई भी आयन है जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। इसको इस तरह से आपको याद कर लेना है। इस नियम को ही हार्डी सूल्जे का नियम कहते हैं, ठीक है। हार्डी सूल्जे हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक। मतलब क्या कि कोई भी आयन जिसकी संयोजकता ज़्यादा रखता है वो, ठीक है, तो उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी अधिक होगी। धनात्मक आयन का घटता क्रम, कोई मतलब धनात्मक आयन है उनके घटता क्रम क्या है, जैसे पहले एल्युमिनियम आता है, फिर बेरियम आता है, फिर सोडियम आता है। तो Al3, इसके बाद देखिए संयोजकता कितनी है इसकी 3+ है। बेरियम की संयोजकता कितनी है, 2+ है। सोडियम की 1 Na+ यानी कि एक संयोजकता इसकी है। तो इसको आप घटते क्रम में लगा सकते हैं, एल्युमिनियम, बेरियम और सोडियम, ठीक है। और दूसरा है ऋणात्मक आयन का घटता क्रम। ऋणात्मक आयन का मतलब यानी कि घटता हुआ क्रम, ऋणात्मक है उनका घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले PO4, इसमें कितनी संयोजकता है, 3 माइनस है ना, -3। इसमें कितनी संयोजकता है, 3-, ठीक है। यहाँ पर SO4 यानी कि इसका 2 आयन है इसमें, ठीक है। और ये Cl यानी Cl-, ठीक है। क्लोरीन में कितना, 1 आयन होते हैं। क्लोरीन में कितनी संयोजकता है, 1, ठीक है। तो इन सबकी संयोजकता का घटता क्रम इस तरह से लगा रखा है ऋणात्मक आयन का, ठीक है। पहले क्या है, PO4, फिर SO4, फिर Cl। तो इस तरह हार्डी सूल्जे नियम ने बताया था, ठीक है, ठीक है। ये इसी को हम लोग हार्डी सूल्जे का नियम कहते हैं। ये दोनों आप इसको दिखा सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे केमिस्ट्री में जो कि हर साल पेपर में आपके रिपीट होते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।